हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। शीशा देखकर विप्लव सुधांशु से रियो को छुड़वाते हुए बोला, अबे जान लेगा बच्चे की। जिस पर सुधांशु रियो की तरफ इशारा करते हुए ये ऊपर वाले कमरे की बालकनी से कूदते हुए नीचे आ रहा था। इसका मतलब हम क्या समझे भाई? सुधांशु की बात सुन विप्लव रियो को देखने के बाद एकदम से उसके पास जाकर उसके कपड़े को खींचते हुए अंदर झाँकने लगा, जिसे देखकर रियो विप्लव के खुद से दूर धकेलते हुए बोला, मुझे तुम्हारी यही हरकत बिल्कुल नहीं पसंद। जब विप्लव की नज़र रियो के गले पर बने लव बाइट्स पर गई, जिसे देख विप्लव रियो के कॉलर को पकड़ते हुए, साले किसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? ये कमरा किसका है? फिर उन लोगों की तरफ देखते हुए पूछे, ये कमरा किसका है? कशिश विप्लव की बात पर एक नज़र कमरे की तरफ देखने के बाद, आई थिंक करण की बहन का कमरा है। हाँ पक्का आरोही का कमरा है। जिसे सुनकर सभी रियो को घूरने लगे, जिस पर रियो थोड़ा सा घबरा कर बोला, प्यार करना गलत नहीं है ना? विप्लव रियो की बात सुनकर बोला, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उसे छुपाना गलत है। राजीव विप्लव की बात सुनकर बोला, छुपाना भी गलत नहीं है। लोग घर वालों के डर से या फिर किसी और के डर से भी छुपाते हैं। राजीव की बात सुन मृत्युंजय धीरे से बोला, तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है क्या? अगर ऐसा है तो मैं रिद्धिमा को जाकर बताऊंगा। जिस पर राजीव अपने दांत पीसते हुए, चुप कर कमीने, में शादीशुदा हूँ, मेरा हीरे जैसा एक सुंदर बेटा है। राजीव की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, फिर ठीक है। फिर रियो की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा कब से चल रहा है उस लड़की के साथ? मृत्युंजय के सवाल पर रियो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हम हमारा कुछ नहीं चल रहा है। विप्लव रियो की बात सुनकर उसके पीठ पर थप्पड़ मारते हुए बोला, ब्रो के सामने कुछ बोलता क्यों नहीं है? बताना उन्हें। जिस पर रियो अपनी पीठ को चलाते हुए विप्लव को गोले पर मृत्युंजय से बोला, कंफर्म नहीं हो कि हमारा चल क्या रहा है? मतलब सबने एक साथ पूछा। जिस पर रियो अपना सिर झुकाते हुए बोला, आई डोंट थिंक उसके फैमिली वाले मानेंगे, क्योंकि पहले से मैं उन लोगों को झगड़ा मोल ले लिया था और उसका भाई मुझे ऐसे घूरता है जैसे जिंदा अजगर की तरह निगल जाएगा। विप्लव रियो के बाद सुनकर उसके गले की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो ये लव बाइट्स कहाँ से आए? विप्लव की बात पर सब लोग रियो के गले की तरफ देखने लगे तो रियो अपने गले को छुपाते हुए बोला, मैंने कब कहा कि आरोही के साथ कुछ नहीं है? उसके साथ तो बहुत कुछ है। ये कहते हुए वो चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो फॉलो में क्या कह रहा था। वही सब उसकी बात सुनकर उसे शरारत भरी नज़रों से देखने लगे, हम सब कुछ। जिसे सुनकर रियो के कान और गाल लाल और वो शर्माते हुए बोला, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो कह रही है कि वो अब अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती। सुधांशु रियो की बात सुनकर तिरछी नज़र से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ये कहावत कहानी सुनी सुनाई सी लगती है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, यही 6 साल पुरानी, जहाँ घर वाले और साला विलेन बन गया था। सुधांशु के कटाक्ष को सुनते हुए सभी मुंह छुपाकर हंसने लगे और मृत्युंजय बुरी तरीके से सुधांशु को घूरते हुए रियो से बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वैसे भी जीजा के सामने साले की कभी नहीं चलती। जिससे सुनकर सुधांशु का मुंह बन गया और रियो खुश हो गया। जब करण, चित्रांग, अथर्व, अतुल, विकल्प और शोभित के साथ वहाँ गया, जिसे देख सभी लोग शांत हो गए। सब लोगों को शांत देखकर शोभित बोला, हम आ रहे थे तो सुना काफ़ी हंस बोल रहे थे, आप लोग हमारे आते ही आप लोग चुप क्यों हो गए? जिस पर मृत्युंजय रियो की तरफ इशारा करते हुए, ये एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसका साला विलेन बन रहा है। तभी वहाँ पर धैर्य भी आ गया, लेकिन शोभित उसे देख नहीं पाया और सुधांशु मृत्युंजय की तरफ इशारा कर, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना, आप दोनों जीजा साला विलेन ज़्यादा हो। ये सुनकर सभी इस बार जोर जोर से हंसने और सुधांशु भी हंस ही रहा था, क्योंकि वो किसी का जीजा तो था बट वो विलन नहीं था। लेकिन मृत्युंजय बुरी तरीके से चिढ़ चुका था। धैर्य शोभित की बात सुन एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद सुधांशु से बोला, साध्वी कहाँ है? जिसके जवाब में मृत्युंजय धैर्य से बोला, मेरे कमरे में है। जिसे सुनकर धैर्य अपना सिर हिला वहाँ से जाने लगा तो मृत्युंजय उसे रोकते हुए बोला, तुम कहाँ भाग रहे हो? धैर्य मृत्युंजय की बात अपना सर नहीं में हिला तो कहीं नहीं, बस बाहर बीच की तरफ जा रहा था। धैर्य की बात सुन मृत्युंजय अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बहन वापस कब आ रही है? मृत्युंजय के सवाल पर धैर्य उसकी तरफ और अथर्व की तरफ देखने लगा, जिस पर अथर्व एक नज़र धैर्य को देख कर बोला, इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और मैं अपनी बहन का नेचर को जानता हूँ, वो नहीं आएगी, बहुत कमीनी है। अथर्व की बात पर धैर्य चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसे देखते हुए मृत्युंजय सुधांशु से बोला, अपने बटसाले को संभालो यार। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, आपका भी तो भाई है, आप क्यों नहीं संभाल रहे हैं? ऊपर से मुझे लेक्चर दे रहे हो। हमने तो कई बार कहा उनसे दूसरी शादी करने के लिए, खुद अकेले रहना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अथर्व, जिसके साथ अतुल भी खड़ा हुआ था, सुधांशु की बात सुनकर बोला, अपने पसंद की लड़की को किसी और की जगह देना आसान नहीं होता।
जिस पर विप्लव अतुल की तरफ देखते हुए बोला, और उसका क्या, जब वो लड़की ही तुम्हें धोखा दे दे तो क्या उसे गम में मरते रहना चाहिए। अतुल को सिर्फ विप्लव और विकल्प की ही पहचान रहे थे, बाकी वहाँ पर खड़े कोई भी अतुल को नहीं जानते थे। और सबकी कन्फ्यूज भरी आंखों को देख अथर्व बोले, ये मेरे मामा ससुर के बेटे हैं, अतुल राजवंश। अथर्व के इंट्रोडक्शन पर सभी ने अपना सिर हिला दिया और विकल्प सदमे में अतुल को देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़र भाव्या पर गई ही नहीं थी। जब अनमोल अतुल की तरफ एक नज़र देखने के बाद बोला, भाव्या रावत का हस्बैंड है। अनमोल की बात सुन सभी हैरान से अतुल की तरफ देखने लगे। तब अतुल को थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते बोले, क्या हुआ, भाव्या का नाम सुनकर आप सब मुझे ऐसे क्यों देखने लगे। शोभित अतुल की बात सुन विप्लव की तरफ देखते हुए, तुम्हारी मेहंदी है ना आज, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ रेडी हो जाओ। विप्लव शोभित की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए रियो से बोला, चल तेरे बरसाले से हम निपट लेंगे। ये सुनकर रियो अपना सर हिला दिया और विप्लव के साथ उसके कमरे की तरफ चला गया। जब वहाँ पर शिवांश और वैदिक बाहर से चले आए, जिन्हें मृत्युंजय देखने लगा, तो शिवांश बोला, हम बीच में वार्म अप करने गए थे डैड। जिससे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए सब लोगों की तरफ देखकर बोला, चलो सभी रेडी होने चलते हैं। मृत्युंजय की बात सुन सबने अपना सिर हिला दिया और वहाँ से अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। ओम क्लब मुंबई। शक्ति की नींद खुली और उठकर बैठकर खुद को देखा, जो कि बाथरूम में थी, जिसे देखकर शक्ति हैरान हो गई और जल्दी से बिस्तर से उतर गई। तो उसकी नज़र बिस्तर पर लगे खून पर गई। ये देख शक्ति की आंखें बड़ी होकर वो इधर उधर देखने लगी और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी, तो उसके गले पर काटने के निशान थे, जिन्हें देखते हुए शक्ति अपने सर को पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। शक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पल भर में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। शक्ति वहीं घुटने के बल बैठकर अपने बालों को नोचते हुए फुट फुट कर रोने लगी। जब विराट टॉवेल पहने वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे तुम्हारा पति मर गया हो। विराट की आवाज़ सुन शक्ति एकदम से चौंक गई और सर घुमाकर विराट की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ। विराट शक्ति की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, शावर ले रहा था, कुछ देर में हमारे कपड़े आ जाएंगे, मैंने लॉन्ड्री के लिए दिए हैं। जिससे सुनकर शक्ति उठकर खड़ी हो गई। विराट के सामने आकर ये सब क्या है, जिसमें विराट शरारती भरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, एक लड़का और लड़की इस हालत में सत्संग नहीं करते। शक्ति विराट की बात सुन गुस्से से उसके कंधे को पकड़ते, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा था ना आपसे मुझसे दूर रहना, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर विराट को भी गुस्सा आ गया और वो शक्ति के बाल को कसकर पकड़ते हुए, क्या कहा तुमने, कल उस लड़के को किस कर रही थी, और मैंने जब अपने एफर्ट्स लगाए तो गलत हो गया ये। विराट की बात पर शक्ति उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर, मेरी इज्जत लूट कर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। विराट शक्ति की बात सुनकर उसे खुद से दूर धकेल दिया, जिससे शक्ति बिस्तर पर गिर गई। तो विराट अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, हाउ डेयर यू, एक तो मैंने तुम्हें उसे लड़के से बचाया और दूसरा तुम्हारी उल्टी साफ किया, तुम्हें साफ किया, तुम्हारा सेवा किया, और तुम मुझे रेपिस्ट कर रही हो। जिसे सुनकर शक्ति पीछे खसकते हुए गुस्से से बोली, आपने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं आपको रेपिस्ट ना कहूँ तो क्या सेवियर कहूँ, जिसने मुझे किसी और से तो बचा लिया लेकिन खुद मेरा फ़ायदा उठाया। शक्ति के बाद तो विराट बिस्तर पर उसके ऊपर झुकते हुए, शक्ल देखी अपनी, क्या, शक्ति ने हैरानी से पूछा, जिस पर विराट उसके चेहरे पर इशारा कर, शक्ल देखी अपनी आईने में। जिसे सुनकर शक्ति विराट को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, अगर आपको मेरी शक्ल इतनी ही बदसूरत लगती है तो क्यों पीछे पीछे आते हो मेरे। शक्ति के जवाब पर विराट अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें बहुत घमंड हो गया अपनी शक्ल पर, थोड़ी सी सुंदर हो तो क्या खुद को कहीं की अप्सरा समझती हो, बाल देखें अपने, मुझसे भी छोटे, और खुद को लड़की समझती हो। विराट की बात पर शक्ति चुपचाप बिस्तर पर बैठे हुए बोली, आपको मुझसे क्या दिक्कत है, आप मुझे बता सकते हो, तुम पूरी की पूरी मेरी दिक्कत हो, पता नहीं तुम्हें किस बात का इतना एटीट्यूड है, तो नौकरानी है ना। विराट ने शक्ति को घूर कहा, जिसे सुन शक्ति को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए, नौकरानी हो तो क्या हुआ, मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है क्या, खुद को कहीं का राजकुमार समझते हो आप। शक्ति के चिल्लाने पर विराट अपने दांत पीसते उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके ऊपर आ गया। तो शक्ति छटपटाते उसे खुद से दूर धकेलने लगी, जिसे देखकर विराट उसके पैर पर अपने पैर रखा, अपने दांत पीस किटकिटा कर बोला, अगर तुम्हारी आवाज़ निकली ना, गला दबा दूंगा तुम्हारा।
विराट की बात सुन शक्ति की आंखों में नमी तैर गई, जिसे देखते हुए विराट शक्ति को छोड़कर बिस्तर से उतरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, मैं बस डरा रहा था तुम्हें। विराट की बात पर शक्ति उठकर बैठ बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो इसमें खून ये दिख रहा है तुम्हें? इस उंगली को काट कर मैंने डाली थी। विराट ने अपनी कटी हुई उंगली की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर शक्ति इधर उधर देखने लगी। तब उसकी आंखें के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला याद आ, कैसे उसने विराट को परेशान किया, उसके ऊपर उल्टी किया और उसे क्यूट कहा। सब चीज़ों को याद करते हुए शक्ति ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली, जिसे देखे विराट अपनी आईब्रो चढ़ा, लगता है मोहतरमा को सब कुछ याद आ गया। विराट की बात पर शक्ति एक नज़र उसकी तरफ देख थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए बोली, सॉरी सर, मैंने रात को आपको बहुत परेशान किया। शक्ति की बात सुन विराट के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो शक्ति को देखते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हें सॉरी कहना भी आता है? जिस पर शक्ति ने कुछ नहीं कहा तो विराट उसके पास आकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ ऊपर करते हुए बोला, वो लड़का कौन था? शक्ति विराट के सवाल पर कंफ्यूज भरी आंखों से उसे देखने लगी तो विराट उसके माथे पर जोर जोर से मारते हुए बोला, अपने दिमाग का एंटीना फिक्स करो और मुझे बताओ वो लड़का कौन है? विराट के मारने पर शक्ति उसके हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, आह सर, आप मार क्यों रहे हो और आप किसी लड़की की बात कर रहे हो? जिसे तुम किस करने वाले थे, उस लड़के की बात कर रहा हूँ। विराट ने दांत पिसते हुए कहा, जिसे सुन शक्ति हैरान हो। क्या? किस? शक्ति की हैरान आवाज़ पर विराट दांत पिसने लगा, मतलब सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? जिस पर शक्ति बिस्तर से उतरते हुए बोली, कोई मैटर नहीं करता, आप अपना देख लो, मैं अपना देख लूँगी। ये देखकर विराट शक्ति के सामने आते हुए बोले, जब तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मैं तुम्हारा छोड़कर अपना क्यों देखूँ? जिसे सुन सकते इरिटेट होते हुए, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और आप मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। और वो लड़का चाहे जो कोई भी हो, आपको उससे क्या? कौन है आप? मेरे क्या रिश्ता है आपका मेरे साथ जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? मेरे ब्रो की गैर मौजूदगी में उन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, समझिए, केयर टेकर, इसलिए खुद को ज़्यादा महान मत समझो। विराट ने शक्ति के बाजू को कसकर पकड़ते हुए, जिसे देखकर शक्ति विराट को खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आपका यूँ बार बार छूना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए छोड़िए मुझे। विराट शक्ति की बात पर उसे गुस्से से घूरने लगा तो शक्ति डरकर अपने बाथरूम को मुट्ठी में भर कर लिया। विराट उसे झटके से छोड़ते, भाड़ में जाओ, इतना कहकर विराट उस कमरे से बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देख शक्ति मुंह बनाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। इधर गोवा मैरिज हॉल, दोपहर का वक्त, विप्लो ग्रीन कलर का सुंदर सा कुर्ता पहने अपने हाथ में खुद ही मेहंदी लगा रहा था और जो वहाँ मेहंदी लगाने वाली आई थी वो प्यार भरी आंखों से उसे निहार रही थी। जब विप्लो उसकी तरफ देखते हुए बोला, दीदी वो दूसरा वाला कौन देना? विप्लो की बात और लड़की अपने होश में आते हुए उसकी तरफ मेहंदी का दूसरा कोन बढ़ाकर बोला, मैं आपसे छोटी हूँ तो दीदी कैसे हो? जिसे सुनकर विप्लो अपनी मेहंदी में डिजाइन भरते हुए मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं बहन, टिश्यू पेपर देना। ये सुनकर उस लड़की का मुंह बन गया। जब रिया अनुवेद को अपनी गोद में पकड़े वहाँ आकर विप्लो से बोली, अबे वो कंगारू लड़की वहाँ क्यों आई हो? क्योंकि उसे तेरी मेहंदी लगानी है और तो खुद ही छपे जा रहा है। जिस पर विप्लो अपनी मेहंदी रिया को दिखाते हुए बोला, हाँ तो देखना, मैं भी तो अच्छा लगा रहा हूँ और एक हाथ में वो लगा देगी, बेचारी अकेले कितना करेगी मेरे लिए। अनुवेद विप्लो की मेहंदी को चमकती आंखों से देखते हुए, डैडी मुझे भी। विप्लो अनुवेद की बात से मुस्कुराते हुए, इधर आओ मेरा बच्चा। जिसे सुन अनुवेद रिया की गोद से उतरते हुए कोशिश करते हुए बोला, मम्मा छोड़ो ना, डैडी के पास जाऊँगा। जब पीछे से अनमोल आकर अनुवेद को उठाते हुए बोला, मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो मामा है, सो कॉल हिम मम्मा। विप्लो अनमोल की बात पर उसे घूरते हुए, मैं रिया का भाई नहीं हूँ तो उसका मामा कैसे होऊंगा? मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर रिया को देखते, मोटी समझाना अपने सन के प्रोफेसर को। जिसे सुनकर रिया अनमोल की तरफ देखने लगी तो अनमोल ने उसे घूरा। जिसे देखकर रिया छोटा सा मुँह बनाते हुए, वापिस सही तो कह रहा है, वो मेरा भाई नहीं और मेरे बेटे का बाप भी नहीं है, इसलिए मेरा बेटा उसे डैडी नहीं कहेगा। अनमोल ने दांत पिसते हुए कहा। अनमोल की बात पर विप्लो अनुवेद से बोला, ठीक है बेटा, तुम मुझे चाचू करना तो चाचू के पास आ जाओ। अनुवेद विप्लो की बात पर छोटा सा मुँह बनाते हुए, लेकिन आप मेरे डैडी वापी हो और मैं आपको यही कहूँगा। विप्लो अनुवेद की बात सुनकर प्यार भरी आंखों से उसे देख, कितना अच्छा लगता है अपनी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे के मुँह से बाप सुनकर। अनमोल विप्लो के बुरी तरीके से गिरते अनुवेद को वहाँ से लेकर चला गया। जिसके जाने के बाद विप्लो मुँह बनाते हुए, सच में जलनखोर है। फिर रिया की तरफ देखते हुए, मोटी आज तू नहीं लगवाएगी मेहंदी? जिस पर रिया अपना सर हिलाते हुए, तू अपना सजना संवारना कंटिन्यू कर, मैं जरा मेरे प्रोफेसर को मना कर आता हूँ, शन की दिमाग का है ना। इतना कहकर रिया अनमोल के पीछे चली। जिसके जाने के बाद विप्लो अपना दूसरा हाथ मेहंदी वाली को देते हुए, लो बहना लगा दो।
जिसे सुन लड़के अपना सिर हिलाते हुए विप्लो के हाथ में मेहंदी लगाने और विप्लो इधर उधर देखने लगा। जब वहाँ पर अक्षिता, रंजना जी और भाव्या हिमांशी को लेकर आ गए। हिमांशी ने हाफ स्लीव वाला हरे रंग का लहंगा पहना था और उसके बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया गया था। हल्के न्यूड मेकअप में हिमांशी बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर रेड नेचुरल ब्लश उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। विप्लो की नज़र जब हिमांशी पर गई, वो टकटकी लगाकर उसे देखने लगा और उठने को हुआ तो मेहंदी वाले उसके हाथ को पकड़ते हुए, सर आपकी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। विप्लो उसकी बात सुनकर बेसब्र नज़रों से हिमांशी की तरफ देखने लगा और उसे मेहंदी वाले से बोला, इसके ऊपर पेपर लगा दो ना, मुझे उसके साथ डांस करना है, वो कितनी हसीन लग रही है। विप्लो की बेसब्र आवाज़ को सुन मेहंदी वाले उसे देखते हुए बोले, क्या कहा आपने? जिस पर विप्लो हिमांशी की तरफ इशारा कर, अरे मेरी मंगेतर, उसे देखो तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है, मुझे उस परी के साथ डांस करना है, प्लीज़ तुम इसमें पेपर लगा दो, पक्का मैं गंदा नहीं करूँगा। विप्लो की बच्चों वाली डिमांड को सुनकर मेहंदी वाले को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वो अपना सिर हिलाते हुए विप्लो को छोड़ देती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।